मुझे मेंटली टॉर्चर कर रही थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो मैं सोची मैं मर जाती हूँ, और मैं वहां से निकली, मानपुर पहुंची। फिर मुझे जो ट्रेन दिखी, जहाँ की भी दिखी, मैं उसमें ही चढ़ते चली गई। तो मुझे बहुत रोना है कि दुनिया कितनी बुरी है। और फिर मैं उसके लिए वही दुआ करने लगी और मैं वहीं रुक गई। यही काम था मेरा। और मुझे इंसान नहीं समझते, जैसे मुझे थोड़ी भी कुछ भी गलती होती या नहीं भी गलती होती मुझे मारना शुरू कर देते। हमको बच्ची मिली अजमेर दरगाह के पीछे, जहाँ कव्वाली होती है उसके पीछे गरीबों का डेरा है। किसी मामू के लिए बहुत दुखदायक वो सीन होगा जब मैंने मेरी बच्ची को देखा, वो वहाँ भीख मांग के खा रही थी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ चितागंज चौकी का। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या अत्याचार हुआ आपके घर वाले की तरफ से? कितना, कभी से आपकी शादी हुई वो बता दीजिए। सर मेरी शादी हुई अक्टूबर में, 2 अक्टूबर को, और मैं यूपी की हूँ। यूपी से आके यहाँ पे शादी हुई, और जब से शादी के 15 दिन के बाद से ये लोग मेरे साथ जुल्म करना शुरू कर दिए। मुझे बहुत सताते थे। मतलब शुरू में मैं सोची कि चलो ठीक है, क्या पता सही हो जाए, सब सही हो जाए। फिर मैं 2-3 महीने तक किसी को कुछ नहीं बताई। उसके बाद में फिर मैंने अपने घर पे बताया, तो मेरे घर वालों ने फिर बात की। तो वो लोग जब बात करते थे तो वो लोग थोड़ा तो उन लोग के सामने बोलते थे कि ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, आगे से माफ़ी वगैरह मांग लेते थे। लेकिन घर आके और भी ज़्यादा जुल्म मुझ पे करते थे। उन लोग के सामने ऐसा दिखाते थे कि हम लोग बहुत सही है, बहुत अच्छे से रखते हैं इसको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते थे। वो मुझ पे और ज़्यादा अत्याचार करते थे। ऐसा लगता था कि वो लोग बस मुझे यहाँ मुझे इंसान ही नहीं समझते। ना ही उन लोग को मैं पसंद आती थी, ना ही मेरा कोई काम उन लोग को पसंद आता था, कुछ भी। मैं कितना भी अच्छा करने की कोशिश करूँ, उन लोग को अच्छा पसंद, मुझे अच्छा समझते ही नहीं थे, ना ही अच्छा मानते थे। करते करते बहुत सारी बार मैंने अपने घर वालों को 2 से 3 बार घर वालों को बोला। घर वालों के सामने वो लोग एकदम सही शरीफ बन जाते थे कि हम लोगों ने ऐसा किया ही नहीं, तेरी बहन की गलती है। मेरे घर वाले समझते थे क्या पता ये लोग सुधर जाए, सही हो जाए, लेकिन नहीं ऐसा हुआ कभी भी। घर वाले बहुत सारी बार समझाए। एक बार महिला मंडल भी आई घर पे, वो लोग भी समझाए, वो लोग भी बताए, लेकिन कुछ नहीं बदलाव आया। उल्टा मुझ पे जुल्म बढ़ते गए उन लोग का। वो लोग इतना ज्यादा कर दिए, इतना मुझे मारते पीटते, इतना वो करते कि मैं, और फिर मुझे ये भी धमकी देते कि मैं घर पे कुछ नहीं बोल सकती किसी को। मेरे घर वालों से मुझे बात नहीं करने देते, टिश्यू दे दो, टिश्यू या फिर थैंक यू। मिलने देते मेरे रिश्तेदारों से। कभी मैं कहती ले चलो कहीं, मुझे मेरे घर वालों से मिलवा लाओ या कुछ भी, ऐसा तो नहीं, कहीं कुछ भी नहीं लेके आते। मेरे घर वाले सोचते कि उनसे बात करते तो इतने अच्छे से बात करते कि उनको भी लगता हाँ मेरी बहन खुश है, ठीक है, सही से रह रही है। लेकिन मुझे उसकी बहन और वो दोनों मिलके मुझे बहुत सताए, उसके घर वाले मिलके मुझे बहुत सताए, सब लोग मिलके मुझे बहुत परेशान करते। मुझे एकदम खाना नहीं देते कि मैं खाना खा लूं, जो बचा कुचा खाना होता था सबके खाने के बाद वो मुझे देते कि ये तू खा, तो तेरा काम से घर में झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना और हम लोग के गंदे कपड़े धोने हैं बस, वो भी बाहर रोड पे कपड़े धोने। यही काम था मेरा। और मुझे इंसान नहीं समझते, जैसे मुझे थोड़ी भी कुछ भी गलती होती या नहीं भी गलती होती मुझे मारना शुरू कर देते। मेरे लिए जादू टोने करवाते, मेरे लिए बाबा के पास जाते कि ये पागल हो जाए, ये खुद ही चले जाए।
दोनों भाई बहन और उसका बच्चा तीनों फिर इधर से फोन करते, वो लोग बाहर बाहर घूमते, बाहर खाते पीते, बाहर बाहर रहते। मैं घर के काम करती और मुझे आने के बाद भी अगर कुछ कह देती तो मुझे मारते दोनों भाई बहन मिलके। मैं अपने घर पे भी नहीं ज्यादा बताती थी कि वो लोग ज्यादा मेरे सपोर्ट नहीं करते। उन लोग को लगता है कि ये लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उन लोग को लगता है कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा, क्या पता ये लोग सुधर जाए। लेकिन नहीं, ऐसा हुआ कुछ नहीं हुआ, बस मुझ पे जुल्म बढ़ता गया सब। ये लोग मुझे सताते चले गए, इन लोग इतनी हद तक मुझे सताया कि मैं खुद से बेजार हो गई। इतना जुल्म होने के बाद आपको घर से मार के निकाल दिया गया है। कभी निकाला गया आपको घर से मार के? 21 तारीख को संडे का दिन था। उस दिन सुबह से ही लड़ाई हो रही थी, सुबह से ही झगड़े हो रहे थे घर में। फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मारे। सुबह से मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा किसी को। मुझे मारे और मुझे बोले अब तुम घर में मैं वापस आऊँ तो तुम मुझे घर में दिखनी नहीं चाहिए, तुम यहाँ से निकल जा मेरे घर से। वो घर से निकले कि मेरी नंद मेरा हाथ पकड़ के मुझे धक्का देने लगी कि तू जा यहाँ से निकल, यहाँ से निकल जा, हम लोग को दिखना नहीं दोबारा। मुझे बाहर निकाल दे घर से धक्का दे के सीढ़ी से। तो मैं नीचे आई और फिर मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने सोचा मैं खुदकुशी कर लेती हूँ, जाके कहीं जान दे दूंगी अपनी, और मैं निकल गई। इन लोग का ये सोचना था कि हम लोग खुद से इसको नहीं भगाएंगे, इसको इतना ज्यादा परेशान कर देंगे कि ये खुद से कहीं चली जाए, इतना ज्यादा इसको टॉर्चर करेंगे, इतना मेंटली टॉर्चर करेंगे कि ये अपने आप पागल होके कहीं भी चली जाएगी। तो ये बता दीजिए, आपका ससुराल वाले का पूरा नाम बता दीजिए, कौन कौन आपको सताते थे? जो सबसे ज्यादा मेरा शौहर, मेरा हस्बैंड सताता था, उसका नाम सलीम सैयद है। उसके बाद उसकी बहन, साथ में दोनों मिलके ये मेरा हस्बैंड है जो मुझे बहुत ज्यादा सताता था अपनी बहन के कहने पे। और उसकी बहन समीना सैयद, वो भी अपने भाई के साथ मिलके हर बात लगाती बजाती और मुझे मरवाती और खुद भी मारती। मुझे किचन से धक्का दे देती, कभी कभी कहीं से धक्का दे देती। ये वो क्या नाम है उसका, ननद का? समीना सैयद। और आपका ससुर का नाम क्या है? इब्राहिम सैयद। उसके बाद आप घर से जब भगा दिया गया तो उसके बाद आप कहाँ चली गई थी, किस तरह से, क्या हुआ? सर मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। इतनी ज्यादा मुझे परेशान कर देती है, ऐसा लगता था कि मैं इंसान ही नहीं हूँ लोग की नजर में। ना मुझे मेंटली टॉर्चर करी थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो मैं सोची मैं मर जाती हूँ, और मैं वहां से निकली, मानपुर पहुंची। फिर मुझे जो ट्रेन दिखी, जहाँ की भी दिखी, मैं उसमें ही चढ़ते चली गई। जहाँ भी जो भी ट्रेन मुझे मिले मैं वहां से वैसे चढ़ते चली जाऊँ। जो भी मतलब कभी ऐसे मैंने बहुत सारी बार कोशिश की मैं कूद जाऊँ, लेकिन आजकल ट्रेन में इतनी गर्मी रहती थी कि मुझे कूदना ही नहीं हुआ कि मैं कूदूं। मैंने हर बार कोशिश की, मैंने पूरा 1 हफ्ता मैंने बहुत कोशिश करी, मैं कहीं से भी कैसे भी, लेकिन नहीं, कभी किसी ट्रेन में, कभी किसी ट्रेन में, लेकिन नहीं हो पाया। फिर मुझे पता नहीं कैसे अजमेर की ट्रेन मिल गई और मैं अजमेर पहुंच गई। सुबह में मेरी जब आँख खुली तो मैं अजमेर में पहुंच गई थी। फिर मैं वहां से दरगाह चली गई। दरगाह में मैं बहुत देर तक बैठी थी, काफी टाइम तक उस दिन बैठी थी। लेकिन फिर मेरा मन करे मैं वापस जाऊँ और मर जाऊँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखा मैंने। एक औरत आई तो उसको बैठी मेरे पास, तो मुझसे पूछने लगी कि कहाँ से आई हो, कैसे आई। तो मैंने बताया, तो वो मुझे बताई मैं 4 महीने से यहाँ 2 बच्चे को लेके पड़ी हूँ, मेरे आदमी ने मुझे छोड़ दिया है। तो मुझे बहुत रोना है कि दुनिया कितनी बुरी है। और फिर मैं उसके लिए वही दुआ करने लगी और मैं वहीं रुक गई।
क्या मांग करेंगे घर वाले की तरफ से, क्या आपका क्या मांग है घर वाले के ऊपर कि आपका अत्याचार पर किस तरह से बदला लिया मैं जाए? चाहती हूँ इन लोग को सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, कि दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसा व्यवहार ना हो, किसी लड़की के साथ ऐसा जुल्म ना करे। और मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आप लोग मेरी बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करेंगे आप लोग, और मेरे जुल्म का बदला लेंगे आप लोग। आपके ससुराल वालों ने ऐसे इल्ज़ाम लगाया कि जब आप घर छोड़कर गए थे तो जो सोना वगैरह है, जो अमाउंट है वो आप लेकर गए थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर मैं मरने के लिए निकली थी, मैं कहीं शादी में या कहीं और तो जा नहीं रही थी कि मैं सोना वगैरह या पैसे वगैरह लेके जाऊंगी, या फिर कहीं घूमने तो जा नहीं रही थी कि मैं सारी चीज़ें लेके जाऊंगी। जो जहाँ था वो वहीं पड़ा था, बस मैं निकल गई थी अपनी जान लेके, और कुछ मैं नहीं लेके गई। सिर्फ मैं अपने आप को लेके निकली थी कि मैं कहीं भी जाके मर जाऊंगी, बाकी मैं कोई चीज़ कहीं से भी नहीं, बस एक मंगलसूत्र पहन रखी थी, वही पहनी थी बस, और मैं कुछ कहीं नहीं लेके गई। वो सब उन लोग के पास ही है, वही घर में ही है। अब वो लोग आपके क्या पास करें? मोबाइल था तो वो मोबाइल में रिचार्ज वगैरह नहीं था? नहीं सर, वो मैं बहुत बोलती थी कि मेरा मोबाइल रिचार्ज करवा दो, मेरे अब्बू की तबीयत खराब है, मुझे उनसे बात करनी रहती है, लेकिन वो नहीं करवाते थे। यहाँ तक कि महिला मंडल में आबिदा आपा गई थी, तब बोली थी बहुत सारी बार कि मतलब फ़ोन दिलवा दो, बिना फ़ोन के आजकल का ये जनरेशन ऐसा है कि हर किसी के पास फ़ोन रहता है, तब जाके हाँ बोल दी। लेकिन बाद में भी बहुत किरकिरी करे कि मतलब फ़ोन नहीं चाहिए, फ़ोन नहीं दिलाना, वो तुम्हें उन लोग के सामने ही बोल दिए। तो अम्मी जाके मेरी फ़ोन दिलवाई, फिर भी वो मना ही कर रहे थे कि वापस कर दो अपनी माँ को फ़ोन, मुझे फ़ोन नहीं चाहिए तुम्हारे लिए, तुम फ़ोन नहीं चलाओगी। फिर भी बहुत ज़्यादा वो करके आपदा आपा इतना ज़्यादा बोली, तब जाके वो बोल दी कि अच्छा ठीक है। लेकिन वो कभी भी मेरा फ़ोन रिचार्ज नहीं करवाया एक भी बार। मेरी बहन ने एक बार रिचार्ज करवा दिया, उसके लिए इतना ज़्यादा क्वालिफिकेशन क्या है? और जिस बंदे से आपने शादी किए थे उसकी पहले शादी हुई थी या आपकी पहली शादी है? आपकी पहली शादी है? नहीं, मेरी भी दूसरी शादी है और उसकी भी दूसरी शादी है। तो उनका तलाक क्यों हुआ था? उनका तलाक हम लोग को बताया कि वो मेडिसिन वगैरह लेती थी, कोई नशे वगैरह की, इसलिए तलाक हुआ। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो लोग भी उसे बहुत मारते थे, बहुत टॉर्चर करते थे, और आबिदा आपा ने ही मतलब उनका फैसला करवाया था, इसलिए तलाक हुई उन लोगों की। मतलब अजमेर जब पहुंचे आप तो वहाँ पे आप किधर थे, कहाँ रुके थे, कहाँ खाना पीना रहना, कहाँ क्या करते थे आप वहाँ पर? सर मैं जब अजमेर पहुंची तो मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास 1 रुपया नहीं था कि मैं कहीं भी कुछ भी कर लूं। यहाँ तक कि मेरे पास 2 रुपये नहीं थे कि मैं बाथरूम चली जाऊं। तो जहाँ भिखारी लोग बैठते हैं, मांगते खाते हैं, बस मैं वहीं बैठी रह गई, वहीं उन लोग के साथ थी, बाकी मैं कहीं कुछ नहीं गई। तो आपके पास मतलब कौन आया मिलने के लिए? आपके घर वाले ढूंढ रहे थे? जी मेरे घर वाले ढूंढ रहे थे। मेरे घर वालों में से मेरे मामू और मेरा भाई और 2 पुलिस वाले आए, उन लोग को मैं मिली, बाकी कोई मेरे ससुराल वालों से कोई नहीं आया मिलने के लिए, ना ढूंढने के लिए। और मैं मिल गई, मुझे 3 दिन 4 दिन हो गया मिल के, लेकिन उन्होंने एक फ़ोन करके पूछा तक नहीं कि मैं मिल गई या कहाँ हूँ, कैसे हूँ, किसी को फ़ोन नहीं करे। उन लोग को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं, बस वो लोग दिखाते हैं कि उनको परवाह है, सिर्फ दुनिया वालों के सामने दिखाते हैं, उनका अलग ही चेहरा है अभी आप जो मेरे सामने रहता है। क्या चाहते हो आप सरकार से? क्या चाहते हो? बॉम्बे पुलिस स्टेशन से क्या मांग करेंगे आप? आपको मतलब इंसाफ के लिए क्या गुहार लगाएंगे? मैं इंसाफ के लिए यही गुहार लगाऊंगी कि उन सबको कड़ी से कड़ी सजा हो, और खास करके उनकी बहन को और सलीम को और समीना को कड़ी से कड़ी सजा हो, और उनकी माँ और बाप को। और उनकी जो भाभी है वो भी मुझे बहुत परेशान करी, वो भी आती थी, वो भी साथ में मिलके लगा बजा के मुझे मरवाती थी, खुद भी धक्का देती थी, यहाँ मत बैठो, वैसे करो, जाओ यहाँ पहुँचो, यहाँ पोछा मारो, वहाँ झाड़ू मारो, ऐसे करके ऐसे नौकरानी समझ के रखती थी। मशीन होने के बावजूद वो मुझे कपड़े नहीं धोने देती थी, बोलती थी हम लोग के गंदे कपड़े तुम मशीन में मत धो, तुम हाथ से धो, वो भी रोड पे धो, बाहर रोड पे धो।
कहीं न कहीं पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है दहेज का, तो बड़े पैमाने आपको दहेज भी मांग की जा रही थी। जी, मुझसे दहेज की बहुत मांग की जाती थी। बोलते थे अपने आप से बोलो पैसे दे, मुझे स्कूटी लेनी है, मुझे मोटरसाइकिल लेनी है, मुझे पैसे ला के दो। अपनी माँ से बोलो मेरे घर का राशन भरवाए, तुम खाना जो रोज खाती हो। इस तरह से मुझे बोला जाता है। ये जो मेरी सास है ये मुझे बहुत सताती थी। सब बोलते थे ये पागल है, लेकिन इन्होंने मुझे कहीं न बहुत कहीं सताया। ऐसा जानकारी मिली है कि दुआ तबीज भी करवाते थे आपको लेके, लेकिन ये माना नहीं जा रहा। लेकिन कैसा लग रहा है कि आपको क्या लगता है? जी, दुआ ताबीज बहुत ज्यादा करवाते थे ये लोग सैटरडे संडे और मंगलवार को बहुत हजरत के एक हजरत थे उनके पास जाते थे। कहाँ जाते थे? हजरत को नहीं, हजरत का नाम मुझे नहीं सही से मालूम, लेकिन ये लोग गवंडी जाते थे। गवंडी में इनके एक हजरत थे, उनके पास ही जाते थे और वहाँ से ताबीज़ें लेके आते थे, वहाँ से जलाने के लिए लाते थे, वहाँ से मतलब खिलाने पिलाने वाली चीज़ें लेके आते थे, लेके और अनजाने में मुझे खिलाते थे, मेरे तकिए के अंदर रखते थे। मेरे तकिए का वो फटा भी है, आप अगर वहाँ चलेंगे तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि उन्होंने फाड़ के रखा है। और मुझे एक बार उनकी एक ताबीज़ भी मिली तो उन्होंने तुरंत मेरे सामने फाड़ दिया कि ये कहीं से आ गई है उड़ के। मुझे मिली थी, मैंने उनको ही दी। एक बार मैंने उनके दुपट्टे में नींबू देखा तो बोले पता नहीं कैसे आ गया। वो आप यूपी से बिलोंग करती, वो कौन से जिले से बिलोंग करती? जी, हम सिद्धार्थ नगर से बिलोंग करते और हैं। वो आपके ससुराल वाले? वो हम लोग को बताए थे कि हम लोग हैदराबाद के हैं लेकिन मुंबई में ही रहते हैं। आपकी लड़की लापता हुई कितने दिन के बाद मिली है? 14 दिन के बाद मिली है। किन किन के सहयोग से आपकी लड़की आपके पास है? मेरे भाई सरफराज भाई और मेरा बेटा महफूज अनवर, मेरी बहन का लड़का, और आबिदा आपा और मीडिया वाले, पुलिस वाले, तराम्बे पुलिस वाले, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सहायता किया मेरे साथ। बहुत ज़्यादा मेरी मदद करे कि मेरे बच्चे को ढूंढ के लाए वहाँ खासा गरीब नवाज के दर से। लड़की का स्टेटमेंट है कि वो जान देने को निकली थी, तो क्या कहेंगे उसके ऊपर? ऊपर वाले से कितना लोगों के ऊपर मतलब आप कितना ये करेंगे कि आपकी बेटी सही सलामत आपके घर पे आ गई? हमारी बच्ची सही सलामत हमको मिल गई। बस हम उनके घर वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहते हैं कि आप सब हमारी मदद करें कि वो दूसरे के साथ ऐसा कुछ भी ना करें। अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद मुसीर। क्या लगता है आपकी लड़की ससुराल वाली की टॉर्चर के वजह से चली गई थी जान देने के लिए, और वो सही सलामत आपके पास पहुंची, क्या कहेंगे लोगों के बारे में आप? मैं ये कहना चाहता हूँ सब कि हमारी लड़की तो हमको मिल गई है, आबिदा आपा और आप लोग के जरिए पुलिस तराम्बे की पुलिस बहुत ज़्यादा मेहनत की, और हमारे रिश्तेदार सरफराज भाई और महफूज बहुत मेहनत किए। उसके बाद में हमारी लड़की मिल गई अजमेर शरीफ में, वो लोग लेके आए। मेरा कहना ये था कि हमारी लड़की के घर वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि दूसरी लड़की को ऐसी हरकत उनके साथ ना कर पाए। पहले भी उनकी शादी हुई थी, इसी तरह से उसको टॉर्चर दिया गया था, आपको मालूम नहीं था उसके बारे में? हमको नहीं मालूम था, बाद में हमको पता चला कि इसकी पहले भी शादी हुई थी, लेकिन उसको भी बहुत मारते पीटते थे और उसको भी बहुत टॉर्चर करते थे। उसकी माँ, उसकी बहन, उसके भाई, उसका बाप, और सलीम खुद सब मिलके मारते थे उसको भी, और हमारे लड़की को भी मारते थे, सब मिलके पूरा घर। और उसके बावजूद आबिदा आपा के जरिए उसका तो समझ लो 25 दिन के अंदर सब मामला रफा दफा हो गया। लेकिन हमारी लड़की को ऐसा कर दिया कि ऐसा ये पागल की तरीका हो गई ये अपनी जान देने को। अच्छा, आपकी लड़की का कहना ऐसा है कि वो आप लोगों से जो है फ़ोन पे बात कराया नहीं जाता था और मिलने नहीं दिया जाता था, क्या कहेंगे कि वाकई में ऐसा होता था क्या? ये हकीकत है सर जी। ऐसा वो लोग ऐसा है कि हमारी लड़की को फ़ोन नहीं करने देते थे, फ़ोन आता था तो उसको काट देते थे, उठाते नहीं थे बात कराने के लिए। और जब आबिदा आपा सख्ती किए, मोबाइल हमारी बीवी ने दिलाई तो उस पर भी उसको ऐसा है ना तो
उसका रिचार्ज करवाते थे। एक चक्कर मैं रिचार्ज करवाया, एक चक्कर मेरे लड़की ने रिचार्ज करवाई। फिर हमारे साढ़ू का लड़का एक चक्कर रिचार्ज करवाया। और वो लोग रिचार्ज नहीं करवाते थे, कहते थे चाहे तुम्हारे माँ दे लेके दी है उसी से कहो कि वो रिचार्ज कराए। हम लोग का कहना था कि मोबाइल नहीं, तुम मोबाइल लेके क्या करोगी, इधर उधर बात करोगी, सबसे हमारी बुराई बतवाओगी। इसलिए वो लोग ये चाहते थे कि ऐसा है कि मोबाइल इसको ना दी जाए ताकि घर की बात वो बाहर ना पहुंचा सके। कहीं न कहीं उनके घर वाले का यही मतलब लड़कियों को शादी करके लाना, उसको टॉर्चर करना और दहेज की मांग करने का, ऐसा आपका कहना है क्या? हाँ, वो दहेज की मांग कर रहे थे। वो कहते थे हमारी लड़की से कि ऐसा अपने तुम्हारे पापा वो फ्रिज दिए हैं कि उसका पानी पियोगी, कूलर दिए हैं कि ठंडे में सोओगी, क्या नाम है वॉशिंग मशीन दिए हैं कि कपड़ा धुलोगी। ये सब हमारी लड़की से कहते थे। उसको कहते थे जाके रोड पे बैठ के कपड़ा धुलो। और मोटरसाइकिल भी मांगते थे, कहते थे अपने पापा से कह दो कि ऐसा हमको रुपया दे, हम मोटरसाइकिल लेंगे। लेकिन वो डर बस हम लोग से कुछ नहीं किया, हमारी औकात नहीं थी, हम मजदूरी करने वाले इंसान। मतलब क्या कहेंगे उसके बारे में, मतलब क्या संदेश देंगे कि इसके बाद ये जो उसके घर वाले हैं, सलीम के शौहर है, उनको दूसरी लड़की के बारे में अगर उनका दूसरा क्या कदम उठाएंगे आप लोग? हमारा तो कहना यही है सर जी कि ऐसा है कि आप लोग उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइए, ट्राम्बे की पुलिस और आप लोग और आबिदा आपा सब मिलके उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइए, ताकि वो आगे चल के तीसरी लड़की के साथ ऐसा मत करे। सबकी बहन बेटी एक होती है। आप नाम बता दीजिए अपना। मैं सरफराज शुजा सैयद मुमरा में रहता हूँ। सर, एक आपके ही रिश्तेदार में लड़की के साथ में ससुराल वाले द्वारा अत्याचार होने के बाद भाग गई है। वो लड़की आपके साथ में अभी पुलिस द्वारा ढूंढ के लाया गया है, आप भी वहाँ पर गए थे। किस तरह से लड़की को वहाँ पर मिला गया जिस जगह पे आपने इनको पुलिस द्वारा रिकवर की गई? तो ऐसा है कि मेरी भांजी की जब शादी हुई तो सलीम नाम का लड़का, ये बताया गया 80,000 रुपया कमाता है, कुर्ला ईस्ट में सिटी बैंक की कोई ब्रांच में है और चिताके में कोई क्लासेस भी चलाता है। तो एक खुशी हुई कि चलो बच्ची की घर बस रहा है। फिर बाद में मुझे घर वालों से 21 तारीख को खबर आई कि लड़की लापता हो गई। तो मेरी बेटी की शादी थी 22 तारीख को, तो उसका वलीमा करके जब मैं पुलिस स्टेशन में आया तो उन लोगों ने FIR डाल चुके थे कि मतलब हमारी बीवी ऐसा मिसिंग हुई है। तो जब तक लड़की नहीं मिलेगी तो कुछ बात कर नहीं सकते। बहरहाल हमारी नसीब अच्छी है कि उस दिन ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के अंदर सुहास हेमाड़े साहब जो ACP हैं उनका विजिट था और हम लोग पहुँचे वहाँ पर। तो सुहास हेमाड़े साहब ने राजेश शिंदे जो PI हैं, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं ट्रॉम्बे पुलिस चौकी में, उनसे कहा कि मतलब ये बच्ची का जो है एक्शन लो, मानना पड़ेगा ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन को। ये राजेश शिंदे साहब ने इसके बहुत ज़बरदस्त एक्शन लिया और राहुल बॉय PSI हैं, उनसे कहा FIR लेने के लिए। तो हम लोगों की FIR ली गई, यानी उनकी FIR के 4 दिन के बाद FIR ली गई और फिर ट्रेस व्रेस करने लगे। पुलिस अपना काम शुरू करी और करने के बाद PSI काकड़ साहब हैं, अभय काकड़, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रैकिंग किया और फिर सीनियर के पास जाके जब बताया कि अजमेर में ट्रेस हुई है लड़की, तो सीनियर साहब जो हैं राजेश शिंदे साहब, उन्होंने एक टीम बनाया और टीम के अंदर नीलेश परदेसी PSI हैं और भाऊ साहेब पाटिल कांस्टेबल है, उन लोगों को अजमेर भेजा। और साथ में रिलेटिव्स होने के वजह से मैं और मेरा भांजा भी गए साथ में, महफूज। हम लोग वहाँ गए लेकिन ट्रॉम्बे पुलिस चौकी की निगाह में थे हम लोग। यहाँ पर सचिन पालवे जो कांस्टेबल है वो और अभय काकड़ साहब जो PSI है, इन लोगों की मार्गदर्शन में पूरा काम हुआ। और नीलेश परदेसी साहब जो है, मानना पड़ेगा मैंने ऐसा ऑफिसर अपनी लाइफ में नहीं देखा, 1 नंबर ऑफिसर है नीलेश परदेसी साहब। भाऊ साहब पाटिल जो कांस्टेबल है वो भी 1 नंबर था। हम लोग अजमेर में ढूंढे, कोई हिंट नहीं था क्योंकि बच्ची का मोबाइल स्विच ऑफ था। सिर्फ एक पता होने की वजह से हम लोगों ने 140 लॉज को पूरा चेक किए। मैं राजस्थान पुलिस के सीनियर का भी, अजमेर दरगाह पुलिस स्टेशन के, उनका भी शुक्र अदा करता हूँ।
बहुत अच्छा साथ दिए उन्होंने हम लोगों का। हमको बच्ची मिली अजमेर दरगाह के पीछे, जहाँ कव्वाली होती है उसके पीछे गरीबों का डेरा है। किसी मामू के लिए बहुत दुखदायक वो सीन होगा जब मैंने मेरी बच्ची को देखा, वो वहाँ भीख मांग के खा रही थी और वहीं सो जाती थी। पाटिल साहब और परदेसी साहब का ये हाल हुआ कि उन्होंने गरीब को 500 रुपया अपनी जेब से दिया वो सीन देख के। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है हम लोग ने वो लड़की को लेके आए। मैं ट्रॉमे पुलिस स्टेशन के सीनियर राजेश शिंदे साहब, अभय काकड़ साहब PSI, सचिन पालवे साहब कांस्टेबल, भाऊ साहेब पाटिल कांस्टेबल और राहुल बोए PSI जो हैं, और उसके बाद मैन ग्रेट परदेसी साहब जो हैं PSI, इनका मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने कड़ी मेहनत की और हिमाड़े साहब के मार्गदर्शन के अंदर ये काम हुआ। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि अगर कोई आरोपी अगर ये सोचता है कि मैं मुंबई पुलिस से बच जाऊँगा तो मेरी निगाह में वो पागल है। अगर मुंबई पुलिस काम करने के लिए आ जाएगी तो देखो ऐसा काम होता है। बिना क्लू, बिना हैंड के मुंबई पुलिस, खास करके ट्रॉमे पुलिस स्टेशन के सीनियर और बाकी स्टाफ ने बच्ची को ढूंढ के लेके आ गए। आगे मेरी ये ख्वाहिश है भाई कि जो अपने आप को प्रोफेसर बताता है और सिटी बैंक का वर्कर बताता है कि मैं 80,000 कमाता हूँ, एक बार उसने शादी किया था 25 दिन के अंदर। हमारी बहन आबिदा आपा जो हैं, ये चीता गेम की, ये समझो गरीबों की मसीहा अगर मैं बोलूँगा तो गलत नहीं होगा। ये ना दिन देखती हैं ना रात देखती हैं और गरीबों की मदद करने के लिए पहुंच जाती हैं। तो अल्लाह ने इनसे काम लिया, उस बच्ची की ज़िंदगी बच गई। 25 दिन के अंदर तलाक जवाब हो गया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो भाई बहन का अंदर भी कुछ गड़बड़ी है। मामला बहुत ख़राब है। अल्लाह ऐसे लोगों से बचाएं और किसी भी बेटी की शादी करने से पहले तफ्तीश कर लें। जैसा हम लोग फंस गए ऐसा कोई और ना फंसे, मेरा इतना कहना है। लेकिन ग्रेट मुंबई पुलिस, ट्रॉमे पुलिस स्टेशन को सलाम है सर। अभी तक ठीक बोला है, हाँ, जोर का अभी एक ठंडा लागू हो गया नहीं। आप बता दीजिए, आपका नाम पूरा बता दीजिए और किस तरह से महिला मंडल कौन चलाती है आप? मेरा नाम आबिदा अल्ताफ है। मैं प्रियदर्शनी महिला मंडल के अध्यक्ष हूँ। आबिदा अल्ताफ है मेरा नाम। और इधर मोहल्ला कमेटी की भी मैं मेंबर हूँ। तो एक दिन मैं बैठी थी मोहल्ला कमेटी में, तो इसके खालू भी मेरे साथ मोहल्ला कमेटी में, ये चीता के में मोहल्ला कमेटी में इसके खालू भी है साथ में मेरे। तो उन्होंने आए, बोले आबिदा आपा मेरे को ना एक काम है तुम्हारे से, मेरा घर का मामला है। तो मैंने क्या है भाई? बोले ऐसा ऐसा तुमको करना है, देखो मेरी घर का ही मामला है, मेरे बेटी के ऊपर बहुत जुलूम हो रहा है, मेरी साली की बेटी के ऊपर बहुत जुलूम हो रहा है। तो मैं मोहल्ला कमेटी की मीटिंग क्लास हुई 6 बजे। मैं 6 बजे के बाद उनके घर पे गई। घर पे जाके मैं देखी तो लड़की बहुत रो रही थी और उसकी माँ भी मेरा पैर पकड़ के बहुत रो रही थी, लड़की की माँ। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं बोली खाला आप रो मत, और लड़की को समझाए बेटी तू रो मत, जो है देखेंगे अपन बैठ के। तो मैं बैठ के बात करी तो उन लोग के बात में मेरे को कुछ समझने नहीं आया, क्योंकि पहली भी औरत जो है उनकी तो मेरे पास आई थी वो औरत भी। तो मैंने उन लोग को बांद्रा में भेजी थी। मेरी सहेली का, मेरा उस टाइम बहुत तबीयत खराब थी। मैं बोली बांद्रा में जाओ तुम लोग, मैं बांद्रा में फ़ोन करती हूँ मेरी सहेली को। मैं फ़ोन करके बांद्रा से बात करी, फटाफट उन लोग 25 दिन में पूरा सामान विमान सब निकाले और ये लोग ये कर दिए। वो भी लड़की का कहना है कि ये लोग जादू टोना बहुत करते थे। उसके पास वीडियो है जादू टोने का, जो सिपली इलम, जो सिपली जादू वगैरह करते हैं, उसका पूरा वीडियो था वो लड़की के पास। और उसके घर वाले भी, मैं ये न्यूज़ देख के, उसके माँ बाप का न्यूज़ देख के लड़की के घर वाले लोग भी मुझे बुलाए थे। मैंने लड़की के घर पे जाके बात करी। दूसरी औरत इसकी शौकन जो पहली वाली, उसके घर में भी जाके बात करी। तो बोले कैसा आबिदा आपा, बोले इन लोग जानकारी नहीं करे, फंस गए, बोले लड़की को फंसा दिए। अच्छा हो गया कि मेरी बेटी पागल होने से, मेरी बेटी खुद करने से अच्छा, बोले आपने बहुत अच्छा हम लोग को रास्ता दिखाए थे। हम लोग ने 25 दिन के अंदर हमारी बेटी को हम लोग ने ये कर दी। तो मुझे इन लोग ने बहुत दिन के बाद बताए थे ये बात। तो मैं जाके पूरा बातचीत करी कि मोबाइल नहीं था लड़की के पास, बहुत रो रही थी। तो मैंने उसकी माँ से बोली, मैंने देखो वो तो मोबाइल नहीं दिला रहा है, वो लड़का ना लड़की के घर वाले लोग बोलता मैं काम पे जाता हूँ, मैं रात में आता हूँ और मेरा काम रहता है मोबाइल के अंदर, मैं मोबाइल नहीं दे सकता। तो मैं लड़की की माँ से रिक्वेस्ट करी कि आप एक सादा मोबाइल बच्ची को तुम दिला दो, कि तुम लोग रहते हैं मुल्क के अंदर और इधर लड़की रहती, कि थोड़ा बात हो सके। तो इसके लिए लोग ने मोबाइल दिलाया। आप मोबाइल दिलाए, रिचार्ज खलास हो गया तो बोलते हैं रिचार्ज भी आप तुम लोग करो।
तो ऐसा नहीं हो सकेगा। तो इसके लिए मैं तो बहुत ये हो गई, मैं बोली भाई ईद के बाद बैठ के हम लोग कुछ डिसीजन लेंगे, क्योंकि रमज़ान थी वो टाइम में। तो ईद के बाद हम लोग बैठ के डिसीजन लेने वाले थे। ईद के तीसरे दिन ही लड़की घर से चले गई। अब उसको क्या हुआ वो लड़की ना घर वाले को बता सकी, क्योंकि उसके पास रिचार्ज नहीं था। इसके लिए उसने नहीं बताई, ना माँ बाप को बताई ना मेरे पास बताई। अभी मेरे पास भी मैं भी कार्ड देकर आई थी, दोनों को कार्ड दी थी, लड़के को भी दी थी लड़की को भी दी थी। मैं बोली तेरा भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो तू भी मुझे बता। लड़के को भी बोली थी तेरा भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा तू भी मुझे बता। पर लड़के ने लड़की के हाथ से लेके वो मोबाइल फाड़ के, वो कार्ड फाड़ के कचरे की डिब्बे में डाल दिया। लड़की अब मुझे बता रही, मैं बोली वो कार्ड में देकर आई थी नंबर, तू क्यों ने मुझे कॉल करी जाने से पहले? तो बोलती मेरा हाथ से उसी टाइम आंटी छीन लिए, आप जाते बराबर छीन के कचरे के डब्बे में फाड़ के डाल दिए। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पुलिस प्रशासन से, क्या आपने चीता कैंप के जो सीनियर पीआई है, जो हमारे पीआई लोग हैं, जो हवलदार लोग हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे चीता कैंप चौकी में, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं चीता कैंप चौकी में गई थी, उसके माँ बाप मेरे पास आने से लड़की जाके 6 दिन के बाद उसके माँ बाप मेरे पास आए थे। तो मैं चीता कैंप चौकी में गई थी, सीनियर ने बहुत अच्छा हम लोग के साथ बर्ताव करे और फटाफट उन्होंने FIR लॉन्च करे और लड़की को ढूंढने का काम स्टार्ट कर दी। मेरे को सीनियर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने का, चीता कैंप चौकी के पूरे पीआई सीनियर है जो, और मेरे भाई है सरफराज भाई, ये भी बहुत हेल्प करे। हमारे मीडिया वाले लोग भी बहुत अच्छा काम करे। हमारे राजा राम भाई है जो, उन्होंने तो बहुत अच्छा इसमें रोल निभाया, क्योंकि लड़की की माँ को हिंदी बात है ना बराबर करने नहीं आता है। जो बात करते हैं वो राजा राम भाई समझ के पूरा उसको कवर करके लिए बहुत अच्छा काम करे। मैं उनका भी बहुत बहुत, मीडिया वाले लोग का भी बहुत बहुत, जो भी है, राहिल है मेरा भाई, फवाज है, इन लोग का भी शुक्रिया अदा बहुत बहुत करती हूँ कि इन लोग भी एक गरीब लड़की का साथ दे रहे हैं। तुम लोग मेरे पास आ सकते हो, कोई भी गरीब लड़की रहने दो या कोई भी गरीब लड़का रहने दो, तुम लोग मेरे पास आओ। ऐसे अगर कुछ भी रहेगा तो मैं मेरी जान पे खेल के मैंने आपका साथ दूंगी। मेरे घर जला दिए, मेरा स्कूटी जला दिए, मैं गरीब लोग का साथ दी तो, और मेरे बच्चे लोग को टारगेट करे थे, फिर भी मैं डरी नहीं। मेरे को चीता कैंप खाली करने का धमकी भी दिए थे कि आप चीता कैंप छोड़ के नहीं जाएंगे तो आपको हम ऐसा कर देंगे वैसा करेंगे, फिर भी मैं नहीं डरी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ चीता कैंप चौकी का, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। असल में ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन जो है, और जैसे हमारी बहन है आबिदा आपा, और पत्रकार में जैसे फैज़ भाई हैं, राहिल भाई है, हमारे अग्रवाल साहब हैं, जायसवाल साहब, जिस जगह पे ऐसे लोग हों और ऐसी पुलिस हो, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ किसी गरीब के साथ नाइंसाफी हो। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग ऐसी गरीबों की मदद करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देते रहेगा। शुक्रिया।